अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने रूट प्रेशर की थ्योरी को डिस्कस करना है। अब रूट प्रेशर की थ्योरी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है जाइलम के अंदर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज़ अ प्रेशर ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से वाटर जो है जाइलम के अंदर अपवर्ड मूव करता है। अब किस तरह से ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है, तो सबसे पहले जो एक्टिव सिक्रीशन होती है सॉल्ट्स की इनटू द जाइलम टिश्यू। जब जाइलम के अंदर सॉल्ट्स जाएंगे या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली उसकी जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। जब उसका लोअर वाटर पोटेंशियल हो जाएगा तो वाटर जो है बाकी सेल्स को क्रॉस करता हुआ बाय ऑस्मोसिस किसके अंदर जाएगा, जाइलम सेल्स के अंदर जाएगा। और इस दौरान वो कौन कौन से पाथवे अडॉप्ट करता है, दैट इज़ एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे एंड वेक्यूलर पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे पहले डिस्कस हुआ था, दैट इज़ फ्रॉम सेल वॉल टू सेल वॉल। सिम्प्लास्ट पाथवे इज़ बाय प्लाज्मोडेस्माटा दैट आर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, और विक्यूलर पाथवे इज़ फ्रॉम विक्यूल टू विक्यूल। अब इन सब पाथवे के ज़रिए सेल के जाइलम सेल के अंदर वाटर मूव करेगा डिफरेंट सेल्स को क्रॉस करता हुआ। वो डिफरेंट सेल्स जो होंगे वो प्लांट के एपिडर्मिस आ जाएगी, कॉर्टेक्स आ जाएगा, और पेरीसाइकिल, और इवेंचुअली वो जाइलम सेल्स के अंदर चला जाएगा। वहाँ पे जब वाटर चला जाएगा तो जाइलम के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। बेसिकली रूट प्रेशर के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यू। अब उन्होंने कहा है कि जब लेकिन एक रूट प्रेशर के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा जो हाइटेड प्लांट होते हैं उनके अंदर वाटर जो है रूट प्रेशर के ज़रिए मूव नहीं कर सकता। और दूसरा इसका ये थोड़ा सा मसला है कि जिस रूट प्रेशर के अंदर जो मूवमेंट हो रही है जाइलम की वो या तो नाइट के वक्त होगी या फिर अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो है वो वाटर जो है जाइलम के अंदर मूव करेगा। बाकी ड्यूरिंग डे जो ट्रांसपायरेशन पुल है जो हमने कोहेजन टेंशन थ्योरी के अंदर पढ़ी थी, वो इतनी ज़्यादा फोर्स होती है कि उसके सामने ये जो रूट प्रेशर की जो फोर्स है जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ज़रिए जनरेट होती है वो इतनी ज़्यादा इनफ नहीं होती कि जो हाइटेड प्लांट होते हैं उनको वाटर जो है वो सप्लाई कर सके। अब उन्होंने ये कहा है कि it has been estimated that the positive hydrostatic pressure of around 100 to 200 kilopascal is generated by रूट प्रेशर। यानी कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो रूट प्रेशर के ज़रिए जनरेट होता है दैट इज़ 100 to 200 किलोपास्कल होता है। अब ये जो प्रेशर है ये इतना ज़्यादा मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि हाइटेड प्लांट के अंदर रूट प्रेशर के ज़रिए जो है वाटर अपवर्ड मूव इतना ज़्यादा नहीं कर सकता। तो बेशक ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ज़रूर है उन प्लांट्स के अंदर जो कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जिनके अंदर स्लो होता है या जिनकी हाइट्स स्मॉलर साइज़ की होती है, लेकिन जो हाइटेड प्लांट होते हैं उनके अंदर जो मेन फोर्स होती है वाटर को जाइलम के अंदर मूव करने के लिए वो अभी भी ट्रांसपायरेशन पुल ही है। अब उन्होंने कहा कि रूट प्रेशर से रिलेटेड कौन कौन से डिफरेंट फिनोमेनाज हैं, तो उसके अंदर दूसरे जो फिनोमेनाज होते हैं वो आ जाता है ग्यूटेशन। ग्यूटेशन इज़ बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर थ्रू वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोथॉट्स। हाइड्रोथॉट्स जो होते हैं बेसिकली पोर्स होते हैं जो लीव या लीवलेट के ऊपर जो है वो प्रेजेंट। जो हम ड्यू ड्रॉप्स देखते हैं वो भी बेसिकली यही फिनोमेना होता है जिसके अंदर वाटर जो है वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड से रिलीज़ हुआ होता है, और इस प्रोसेस को एक्सुडेशन भी कहते हैं और इसको ग्यूटेशन भी कहते हैं। और बेसिकली ये किसके ज़रिए होता है, ये फोर्स कौन सी होती है जो कि रूट प्रेशर की जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ये ग्यूटेशन का प्रोसेस करने के लिए। अब उन्हें क्या है कि ये ग्यूटेशन ज़्यादा नोटेबल उन प्लांट्स के अंदर होती है जिनके अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो सप्रेस हुआ हो, या फिर रात के वक्त ये ज़्यादा होती है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होती है। और इसके अलावा उन्हें क्या है कि बेसिकली ये होता तो प्रोसेस रूट प्रेशर के ज़रिए ही है जिसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो जनरेट होता है जाइलम टिश्यू के अंदर।
नेक्स्ट जो थ्योरी डिस्कस करनी है दैट इज़ इम्बिबिशन। इम्बिबिशन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंट ऑफ सैब। ये डिस्कवर किया था 1874 में सैग ने, और उसने ये कहा था कि जब वाटर जो है जाइलम सेल वॉल के अलोंग मूव करता है तो वो सेल वॉल के साथ इम्बाइब हो जाता है, क्योंकि सेल वॉल के अंदर ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसमें सेलुलोज आ जाता है, पेक्टिन आ जाता है, लिग्निन आ जाता है, जो वाटर को टेकअप कर लेते हैं और उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और ये कंपोनेंट जो है वो वाटर को डिज़ोल्व नहीं करते, जस्ट इम्बाइब करते हैं। इम्बाइब का प्रोसेस यही होता है जिसके अंदर डिफरेंट सेल्स जो हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको रिलीज़ करने की भी सलाहियत रखते हैं ताकि अपना ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो सेल का दोबारा से रिस्टोर कर सकें। अब उन्होंने कहा है कि द अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन एंड द इंक्रीज ऑफ ड्राई सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल एंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म फॉर वाटर इज़ ऑफन वेरी ग्रेट एंड कंसिडरेबल इम्बिबिशन फोर्सेस में बी डेवलप इन प्लांट बॉडी। अब ये जो अट्रैक्शन जनरेट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स और ड्राई सेल वॉल के अंदर प्लांट्स के डिफरेंट सेल्स के दरमियान में, तो ये इतनी कंसिडरेबल फोर्स है प्लांट बॉडी के अंदर जो कि वाटर को मूव कर सके जाइलम टिश्यू के अंदर। अब वाटर जो है रूट सेल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को क्रॉस करता हुआ फिर जाइलम तक पहुंचता है और इस दौरान वो डिफरेंट पाथवे अडॉप्ट करता है जो हमने पीछे भी पढ़े थे, जिसके अंदर एपोप्लास्ट पाथवे भी आ जाता है, सिम्प्लास्ट पाथवे भी आ जाता है और वेक्यूलर पाथवे भी आ जाता है। अब इम्बिबिशन जो है एक ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेल के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो वाटर को अब्जॉर्ब करे, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करे और दोबारा से वो वाटर को रिलीज़ भी कर सकता है और अपना ओरिजिनल जो प्रोटोप्लास्ट का वॉल्यूम है वो रिस्टोर कर सकता है। अब ये इम्बिबिशन की फोर्सेस कहाँ काम आती हैं? बेसिकली सबसे ज़्यादा हमने ये डिस्कस किया है कि इम्बिबिशन की फोर्सेस जो है वो जर्मिनेटिंग सीड के अंदर काम आती है, क्योंकि जो जर्मिनेटिंग सीड होता है वो वाटर को अपटेक कर लेता है और उसका वॉल्यूम जो है 200 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जब 200 टाइम्स उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा वाटर को इम्बाइब करने के बाद, तो उसका सीड कोड जो है वो रप्चर हो जाएगा, जिसके नतीजे में वो जर्मिनेट कर सकता है। ब्लीडिंग का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सैप जो है वो रिलीज़ होता है प्लांट के अंदर से जब उसको कोई कट लगता है या वो वाउंडेड होता है। कंसिडरेबल फोर्स के साथ ये रिलीज़ ऑफ सैप होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जो है लैंड प्लांट्स के अंदर स्प्रिंग के अंदर होती है और कुछ पर्टिकुलर लैंड प्लांट्स इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं जिसके अंदर ग्रेप वाइन आ जाता है, यानी अंगूर की बेल है, कुछ पाम ट्रीज़ हैं एंड शुगर मैपल tree. Sugar maple tree is basically a tree which is responsible for collecting maple syrup. Maple syrup is used with honey as a sweetener और ये इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि जो फ्लो ऑफ सैप है ये एक स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन विद इन 24 आवर्स अच्छी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सैप जो है वो कलेक्ट हो जाता है प्लांट के अंदर से। और कुछ पाम ट्रीज़ के अंदर इसकी क्वांटिटी जो है 10 to 15 लीटर्स होती है पर डे। सैप जो है वो कंसिस्ट करता है शुगर पे, वाटर पे, कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जिसके अंदर सॉल्ट भी आ जाता है। जो दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लीडिंग के अंदर वो होते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर होता है, और दूसरा रूट प्रेशर के जो फोर्स है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ब्लीडिंग